जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी एईडीओ का आपका एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होने वाला है, जिसका आप एडमिट कार्ड भी दोस्तों जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना अपना सेंटर देख चुके होंगे कि आपका सेंटर और एग्ज़ाम डेट आपका कब दिया गया है। तो दोस्तों आपका एईडीओ से रिलेटेड एडिटोरियल प्रकाशन के तरफ से एक प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। दोस्तों देखिए, ये आपका प्रैक्टिस बुक है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ से आपका संबंधित है। दोस्तों इस एग्जाम में कुल आपका 3 पेपर होने वाला है, जिसमें पहला पेपर आपका दोस्तों समान भाषा से होगा और दूसरा पेपर आपका समान अध्ययन से रिलेटेड होगा और तीसरा पेपर दोस्तों आपका समान योग्यता से रिलेटेड होगा। दोस्तों आपका समान भाषा हम एग्ज़ाम से बस 2-4 दिन पहले कराएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है और समान अध्ययन और समान योग्यता पे ही आपका दोस्तों मेरिट बनेगा। और एईडीओ ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न भी जारी कर दिया है, जिसमें 1/3 माइनस आपका मार्किंग है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड आपका हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। अगर आपने 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका हम एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए है दोस्तों। आप जाकर पहले 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपका एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर चलते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि बिहार का जितना भी दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आपका बिहार पुलिस हो गया या बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो गया दोस्तों, या आपका बिहार सीजीएल हो गया, बिहार मद्य निषेध हो जाएगा, बिहार एसआई जो कि मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उस सभी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों और साथ साथ में आपका किरण पब्लिकेशन का, खान सर का, एडिटोरियल पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का, ये सभी का हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों लाते रहते हैं। तो इसलिए आपका कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा और आप लोग एक जगह ही सारा एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं और वीडियो के दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपका ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका ज़रूर एग्जाम में हेल्प होगा, और साथ साथ में आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बताइए दोस्तों कि वो कौन से रसोइया थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके जान बचाया था। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बतख मियाँ थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1917 में दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जो कि इनका भारत में प्रथम आंदोलन था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं कि दूसरा नंबर कह रहा है कि माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम लघु उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश सीमा है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वहीं दोस्तों देखिए आपका सूक्ष्म उद्यम पूछे तो 25 लाख तक और लघु उद्योग पूछे तो 25 लाख से 5 करोड़ तक। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा आपका सूचीबद्ध है। यानी दोस्तों आपका भाग 4 पूछा है दोस्तों कि भाग 4 में आपका किसका चर्चा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों भाग 4 आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व
से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक की चर्चा है। और इसमें दोस्तों आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि अनुच्छेद आपका, बताइए कि अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद आपका 39 में है दोस्तों। और वहीं पर समान नागरिक संहिता यूसीसी आपका अनुच्छेद 44 में है, यानी 1 और 2 आपका इसमें चर्चा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों के नहीं। बताइए दोस्तों कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि सिर्फ भारत के निवासी को प्राप्त होता है, नागरिक को, लेकिन विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपका संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, जो कि 12 से 35 तक अनुच्छेद के बीच में है। और इसमें दोस्तों भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ में आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों की पास है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इसके अलावा दोस्तों आपको केवल भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार का अधिकार मिला है, जिसमें आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद यानी अंतर आपका निषेध है। दूसरा है आपका दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 19, उसके बाद दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 और उसके बाद दोस्तों आपका अनुच्छेद 30। याद रखिएगा दोस्तों 15, 16, 19, 29 और 30 5 प्रकार का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है, जिसमें अनुच्छेद 15 में दोस्तों आपका धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर भेदभाव निषेध है। उसके बाद दोस्तों 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का चर्चा है। उसके बाद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा है। उसके बाद दोस्तों 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का चर्चा है। और लास्ट में 30 में आपका दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का चर्चा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। बताइए कि इनमें से कौन सा आपका ग्रह है जो सूर्य के सबसे कम परिक्रमा में समय लेगा। तो दोस्तों सबसे कम ग्रह पूछे तो आपका बुध होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वी। और वर्तमान में कुल 8 ग्रह है, जो कि सबसे छोटा ग्रह दोस्तों आपका बुध हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बुध का चक्कर लगाने में दोस्तों 88 दिन का कुल समय लगता है, और वहीं बृहस्पति का चक्कर लगाने में आपका दोस्तों सबसे 111 वर्ष लगता है। और सबसे अधिक समय आपका दोस्तों वरुण लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कह रहा है कि किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया। बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य का गठन 2 जून 2014 को कर दिया गया है। और पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था, लेकिन अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन चुका है, इसलिए आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया था। तो दोस्तों ये आपका 1930 के दशक में किए थे। और याद रखिएगा दोस्तों समय पूछे तो 11 अप्रैल 1936 को इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की गठन किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन सा क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। बताइए दोस्तों कि बिहार का जो अपना हाजीपुर है
वहां पर रेलवे के कौन सा आपका मुख्यालय स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे, यानी दोस्तों आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईसीआर दोस्तों आपका हाजीपुर में स्थित है। वहीं पर दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का पूछे तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे का पूछे तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, देखते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक सब विभाग है। बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आपका सबसे छोटा प्रमंडल है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वर्तमान में दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल की चर्चा है, जो कि सबसे छोटा आपका भागलपुर प्रमंडल है। और अन्य प्रमंडल पूछे दोस्तों तो आपका कोसी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सारण है, दरभंगा है, तिरहुत है, पटना प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइए कि कौन सा दोस्तों आपका जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो नेपाल के साथ दोस्तों बिहार का आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन पूर्णिया दोस्तों आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेपाल पूछे दोस्तों तो यह बिहार के उत्तर में स्थित है। और बिहार का क्षेत्रफल से पूछे दोस्तों तो बिहार का क्षेत्रफल से भारत में 12वां स्थान है। और जनसंख्या में पूछे तो आपका प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 11 नंबर की सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? बताइए कि जो सोमेश्वर का श्रेणी है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सोमेश्वर श्रेणी दोस्तों बताइए, तो ये आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? बताइए कि बिहार का जो उग्र कृषक नेता पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका कौन थे? तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही चर्चा किए थे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे, और यही आपका बिहार से संबंधित थे, जो कि उग्र कृषक नेता थे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों अपना बिहार में के पटना में सीताराम आश्रम का केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियां संचालन किया था, और अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया था? बताइए कि 1920 में किसने बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का आपका स्थापना किया था? तो दोस्तों बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके प्रथम अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे, और दूसरा अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर का रहा है कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके सहयोग से किया था? तो दोस्तों ये आपका राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। और गांधी जी को चंपारण आमंत्रण किसने किया था? तो दोस्तों चंपारण आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सिंपल सा पूछ रहा है दोस्तों कि प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में आपका किस तारीख को पुरस्कार समारोह का आयोजित किया जाएगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जो कि इसी दिन आपका दोस्तों प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का रहा है कि इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। बताइए कि इसरो द्वारा जो 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो इसका नाम दोस्तों गगनयान था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा है, जो कि बायोलॉजी से संबंधित है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। बताइए कि रतौंधी आपका किस विटामिन के कमी के कारण होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विटामिन बी की विटामिन ई। अगला ऑप्शन देखते हैं विटामिन ए की विटामिन सी। तो इस सभी का आप दोस्तों उत्तर जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसका मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि आपका पालक हो जाएगा दोस्तों, दूध, पनीर, अंडा में पाया जाता है। वहीं विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, हिमालयन यू नामक औषधि प्राप्त भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में किया जाता है। बताइए दोस्तों कि हिमालयन यू नामक औषधि भारत के किस प्रांत से प्राप्त किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों से प्राप्त किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका प्रयोग दोस्तों कैंसर इलाज में किया जाता है। अगला 19 नंबर देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। बताइए कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया का दोस्तों आपको अपचयन कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। बताइए कि जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं। तो ये आपका दोस्तों जल में चिपचिपा परागकण होते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21 नंबर का रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। बताइए कि कोशिका के शक्ति स्रोत कौन है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि कोशिका के शक्ति स्रोत कौन है, यानी शक्ति दोस्तों गृह पूछ रहा है, तो शक्ति कोशिका का शक्ति गृह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे पावर हाउस भी कहते हैं दोस्तों, या ऊर्जा घर भी कहते हैं। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है। बताइए कि इंटरफेरॉन का संबंध आपका इनमें से किससे है। तो इंटरफेरॉन का संबंध दोस्तों आपका वायरस से है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक
कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। बताइए कि कौन सा आपका कोशिका घटक है जो कि कोशिका में होने वाले जीवाणु को नष्ट करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको लाइसोसोम नष्ट करता है, और इसे ही आपका सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है। 24 नंबर कह रहा है कि ट्यूब लाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है। बताइए दोस्तों, देखे होंगे कि आप लोग मरकरी जो कि ट्यूबलाइट जो जलता है उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला कांच है वो किससे बना होता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों ट्यूबलाइट तथा प्रखनली में जो प्रयोग किया जाने वाला ग्लास है वो सिलिका और बोरॉन ट्राई ऑक्साइड का बना होता है, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, या साधारण भाषा में इसके दोस्तों पायरेक्स कांच कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने पानी का दूधिया बना देता है। बताइए कि कौन सा गैस प्रवाहित होने पर चूना पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर चूने पानी का रंग दूधिया हो जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का रहा है कि सूखी बर्फ है। बताइए कि सूखी बर्फ इनमें से कौन सा है। तो सूखी बर्फ दोस्तों आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला देखिए 27 नंबर का रहा है कि क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। बताइए कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका व्यापारिक नाम आपका सफेदा हो जाएगा या वाइट लेड हो जाएगा। नाम से ही देख तो लग रहा है वाइट लेड, तो लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफेदा या वाइट लेड हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र पूछे दोस्तों तो Pb इंटू OH का होल ट्वाइस इंटू दोस्तों 2Pb और CO3 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका सेंदूर दिया है तो सेंदूर यानी रेड लेड, तो ये लेड टेट्रा ऑक्साइड को रेड लेड या लाल सिंदूर कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है दोस्तों Pb3O4 होता है। उसके बाद दोस्तों लिथाज, आपका लिथाज को लेड ऑक्साइड कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों लिथाज को लेड ऑक्साइड कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है PbO। अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि वह कौन सी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण की संख्या जो घटता है उसे अपचयन कहा जाता है, और ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ता है उसे उपचयन कहा जाता है। और दोस्तों आपका अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है और उपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, 29 नंबर कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि जो पेंसिल का लेड बना होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो ये आपका दोस्तों ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट आपका कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा आपका दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ये आपका दोस्तों बीटा कण होता है, याद रखिएगा दोस्तों, बीटा नहीं सॉरी अल्फा कण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्फा कण दोस्तों आपका आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कह रहा है कि गॉड पार्टिकल है। बताइए कि गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है।
तो गॉड पार्टिकल दोस्तों आपका हिग्स बोसान को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को कहा जाता है। और इसकी खोज दोस्तों आपका हिग्स बोसान नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 32 नंबर की, वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो आप गाड़ी या मोटरसाइकिल में साइड मिरर देखते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों उत्तल दर्पण का। और वहीं पर अवतल दर्पण का पूछे तो अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, उसके बाद नाई के दुकान पर सेविंग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिए कि दो कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। बताइए कि दो कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत कितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है? तो दोस्तों ये आपका 8 पाई ल्यूमेन प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 34 नंबर के, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? बताइए कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का में परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होगा, यानी अधिक कौन सा दोस्तों आपका मुड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी, और सबसे कम आपका पूछे तो लाल रंग, यानी सबसे आपका तरंगदैर्घ्य दोस्तों अधिकतम लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। और इसका ट्रिक होता है दोस्तों बेजिनिया हॉपिनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों 35 नंबर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यंत्र दिया है और उसके द्वारा मापा जाने वाला आपका युक्ति है, तो वोल्ट मीटर से दोस्तों विभवांतर मापा जाता है, सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी आपका सही है। दूसरा पोटेंशियल मीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये भी आपका सही है। गैलोनोमीटर से दोस्तों धारा की उपस्थिति मापा जाता है, तो ये आपका गलत है दोस्तों। ओम मीटर से दोस्तों आपका विद्युत प्रतिरोध जबकि मापा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर की, विद्युत शक्ति का इकाई है। बताइए कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का दोस्तों इकाई होता है आपका वाट, याद रखिएगा दोस्तों वाट होता है। और विद्युत धारा का इकाई आपका एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का इकाई आपका दोस्तों वोल्ट होता है, या विद्युत विभव का इकाई वोल्ट होता है, और आवेश का इकाई आपका कूलम्ब होता है। अगला देखिए 37 नंबर के, निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो दोस्तों विद्युत चालकता सबसे अधिक धातु का आपका रजत हो जाएगा, यानी चांदी का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर देखते हैं कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? बताइए कि भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं? तो दोस्तों ये आपका कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग लगे हैं। और प्रथम आपका सूती कपड़ा मिल पूछे दोस्तों तो 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में लगाई गई थी, जो कि ये असफल रहा। और बाद में 1854 में कावस जी ढावर द्वारा मुंबई में स्थापित मुंबई स्पिनिंग विनिंग कंपनी आपका सफल रहा। अगला देखिए 39 नंबर का रहा कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? बताइए कि भारत का आर्थिक सुधार का जनक किस नेता को कहा जाता है? तो ये आपका दोस्तों मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और इनके समय दोस्तों मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और ये जब वित्त मंत्री थे और उस समय आपका दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव आपका प्रधानमंत्री थे, जो कि 1991 में आपका उदारीकरण का नीति लाया गया था, जिसका आपका दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का नीति अपनाया गया, यानी भारत के आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। बताइए कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में आपका नहीं आएगा। तो दोस्तों आर्थिक अधिसंरचना में सड़कें आती है, रेलवे आती है, ऊर्जा आती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य आपका नहीं आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर कह रहा है कि 10वीं योजना की अवधि क्या है। बताइए दोस्तों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो दोस्तों आपका भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना का स्थान पर 2017 से नीति आयोग आ गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच था। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कह रहा है कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है। बताइए कि बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो ये दोस्तों आपका 51.91% है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT क्या स्थापना हुई थी। बताइए कि DPIIT का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों DPIIT का फुल फॉर्म होता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि भारत में सरकारी संस्थानों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति यानी सिफारिश की गई थी। किस समिति के दोस्तों सिफारिश पर आकर भारत में सरकारी संस्थानों में वृद्धि करने हेतु पूंजी कर लगाने का सिफारिश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त दिए गए विकल्प में से एक से अधिक, क्योंकि खुसरो समिति आपका संबंध कृषि ऋण से था। उसके बाद दोस्तों केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से था आपका। उसके बाद दोस्तों FRBM इसका रूपरेखा तैयार किए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला माना जाता है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि किसे लोकतंत्र का आपका दोस्तों प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो ये आपका स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि भारत का केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। बताइए कि पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो ये आपका दोस्तों 2004 में निर्मित हुआ था। और पंचायत का दोस्तों आपका पूछे तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया और इसकी चर्चा अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष आपका संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों आपका 1992 में इसका संवैधानिक दर्जा मिला था, जबकि लागू आपका दोस्तों 1992 के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत लागू हुआ और 74वां संविधान संशोधन द्वारा आपका दोस्तों नगरपालिका लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बताइए कि भारतीय जो राष्ट्रपति है वो अपने शक्तियों का किसके द्वारा प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये अपना सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। और भारत के संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियत होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 में है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका ट्रिक होता है राष्ट्रपति के से संबंधित ट्रिक होता है दोस्तों पकानी कोका दुयो दशम। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर की एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि
के लिए अनुपस्थित रहता है। बताइए कि एक एमपी यानी एक सांसद के सीट को कब खाली यानी रिक्त घोषित किया जा सकता है? जब वह सदन से बिना सूचना के कितना आपको समय तक अब्सेंट रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिना कोई सूचना के 2 माह यानी 60 दिन से अधिक के समय तक रहने पर उसे रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बताइए कि लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति दोस्तों आपका लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इस समिति में दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य आपका लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। और इसका अध्यक्ष दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत कारखानों में छोटे उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है? तो ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध लगा है। वहीं दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। उसके बाद दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का आपका निषेध है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर की मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो दोस्तों ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपका मोरारजी देसाई के शासनकाल में मौलिक अधिकार से निकालकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? बताइए कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में इनमें से किसे जोड़ा गया है? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत याद रखें दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर की सिक्किम भारतीय गणराज्य का पूर्ण राज्य कब बना था? बताइए कि सिक्किम भारतीय गणराज्य का पूर्ण राज्य कब बन गया था? तो ये दोस्तों आपका 1975 में बना था, जो कि उस समय आपका ये 22वां राज्य के रूप में आपका भारत का राज्य बना था। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला देखिए 55 नंबर की समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? बताइए कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रारंभ किया गया है। अगला देखिए 56 नंबर कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्रित करता है? यानी दोस्तों आपका बंधुत्व जो शब्द है इनमें से किससे आपका आश्रित करता है? यानी बंधुत्व शब्द का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बंधुत्व शब्द का अर्थ दोस्तों आपका भाईचारे की भावना है। और बंधुत्व आपका मुख्य रूप से
दो बातों का आश्रित करता है, एक है व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है देश की एकता एवं अखंडता, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर की, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताना है कौन सा दोस्तों आपका रामसर स्थल सही नहीं है दिया गया है। तो सूर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। थोल आपका गुजरात राज्य में है। अष्टमुडी केरल राज्य में है। लोनार आपको राजस्थान में नहीं है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 58 नंबर कह रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, बताइए कि वायु प्रदूषण का प्रभाव इसमें से किस पर पाया जाता है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा दोस्तों आपका पतियों पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, बताइए कि भारत में कुल आपका अब तक कितने राम स्थल है। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल राम स्थलों की संख्या 82 है, जो कि ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछे आपका, तो सर्वाधिक दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है जो कि 14 है। उसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में 10 है। हम अगला क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुष्कातरंभी अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कि शुष्कातरंभी अनुकरण में आपका अग्रामी प्रजाति के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये आपका दोस्तों लाइकेन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर कह रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, बताइए कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। तो मीथेन का मुख्य स्रोत दोस्तों आपका धान का खेत है। उसके बाद 62 नंबर देखते हैं कि SO2 प्रदूषण सुनिश्चित करता है, बताइए कि SO2 जो आपका है वो किस प्रदूषण का सुनिश्चित करता है। तो ये आपका दोस्तों लाइकेन द्वारा संचित किया जाता है, यानी SO2 लाइकेन द्वारा सूचित किया जाता है। और SO2 दोस्तों आपका सल्फर का ऑक्साइड है, जो कि बहुत ही आपका लाइकेन के द्वारा संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है, बताना है दोस्तों कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला घटते क्रम कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के बाद दोस्तों आपका पूछे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद दोस्तों आपका पूछे तो आंध्र प्रदेश में है। अगला देखिए 64 नंबर का है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम, यहाँ बताना दोस्तों यूनियन टेरेटरी का आपका साक्षरता में सही क्रम, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे अधिक दोस्तों यूनियन टेरेटरी में आपका साक्षर हो जाएगा लक्षद्वीप, उसके बाद दमन और दीव, तब चंडीगढ़। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्षद्वीप में दोस्तों 91.8% साक्षरता दर है। अब सबसे न्यूनतम पूछे दोस्तों तो सबसे न्यूनतम आपका दादर नगर हवेली हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों आपका दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का है कि 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, बताइए 2001 से 11 के दशक में भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है। तो दोस्तों ये आपका वृद्धि दर 17.70% था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। 17.70% था।
और सर्वाधिक दोस्तों वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव है। वहीं न्यूनतम वृद्धि दर वाला पूछे तो आपका नागालैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर की तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताइए कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला मकान दोस्तों आपका चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67 नंबर के निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों सबसे अधिक सोने का उत्पादन 2019 से दोस्तों आपका चीन में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दोस्तों रूस में हुआ है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? बताइए कि कौन सा देश में सबसे अधिक आपका यूरेनियम उत्पादन होता है? यूरेनियम उत्पादन में सर्वाधिक आपका दोस्तों कजाकिस्तान है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरे और तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका पूछे तो कनाडा और नामीबिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर का रहा है कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? बताइए कि निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सा क्रिया संपन्न होगा? तो कुल गाड़ी में दोस्तों आपका सोना खनन संपन्न होता है। और ये कुल गाड़ी आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे खनिज संस्थानों में से एक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? बताइए कि इनमें से कौन सा ग्रह का सबसे घनत्व कम है? तो दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपका शनि ग्रह है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और प्रथम बड़ा उपग्रह ग्रह पूछे तो दोस्तों बृहस्पति है। और शनि का दोस्तों उपग्रह पूछे तो आपका 146 है, जो कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला संख्या है। याद रखिए दोस्तों कि शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर की ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? बताइए कि ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? तो ब्लू मून का तात्पर्य दोस्तों पूनम का चांद या पूर्णिमा से संबंधित है, जो कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों दूसरा पूर्णिमा के चांद को यानी पूनम के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। अगला देखिए 72 नंबर की एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा के सतह पर मापने पर कितना आएगा? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के तुलना में 1/6 होता है, जो कि पृथ्वी के सतह पर आपका 100 न्यूटन है। वहीं चंद्रमा का सतह पर दोस्तों आपका 16.7 न्यूटन हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये आपका दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को कहा जाता है। और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे दोस्तों तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? बताइए कि कोपेन के जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर बिहार का आपका जलवायु CWG के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मतलब बता दोस्तों शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? बताइए कि कौन सा आपका वायुमंडलीय विशेषता है जो कि
भारतीय ग्रीष्म मानसून से प्रदर्शन से संबंधित रखता है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 76 नंबर की गंगा डेल्टा का सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए कि गंगा डेल्टा का जो सदाबहार वन क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों आपका सुंदरवन के डेल्टा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर का है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? बताइए कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है दोस्तों? तो म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य की सीमा मिलती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। और भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर दोस्तों आपका कुल सीमा लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है? बताइए कि भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो दोस्तों ये आपका 12 नॉटिकल मील यानी 12 समुद्री मील तक फैला रहता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किलोमीटर में पूछे तो 21.9 किलोमीटर, जो कि 1 नॉटिकल मील में दोस्तों आपका 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहता है? बताइए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उससे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दोस्तों आपका मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। वहीं रेड क्लिफ दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बीच जाना जाता है। डूरंड रेखा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रेखा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए दोस्तों आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का श्रेय दिया जाता है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम आपका 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखिए कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? यानी छुआछूत जागरूकता अभियान आपका दोस्तों गांधी जी ने वर्धा से प्रारंभ किया था, जो 7 नवंबर 1933 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन थे? बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक आपका कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक दोस्तों 2 भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1868 हुआ ईस्वी में किए थे। वहीं पूछे दोस्तों आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा तो हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका द बंगाली का, बाल गंगाधर तिलक आपका केसरी और मराठा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर की इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? किसने अपने आत्मकथा में दोस्तों लिखा है? तो ये आपका दोस्तों एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। अगला देखिए 84 नंबर का रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए कि मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ दोस्तों आपका मजरूल हक ने किया था। और मजरूल
हक ने दोस्तों पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बताइए कि 1857 का विद्रोह में किसने भाग आपका नहीं लिया था। तो दोस्तों इनमें से आपका साहूकार वर्ग ने भाग नहीं लिया था, यानी राइट आंसर केवल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 86 नंबर कह रहा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसने कहा था दोस्तों कि 1857 के घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये आपका दोस्तों SN सेन ने कहा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 87 नंबर देखते हैं कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक आपका BD सावरकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो दोस्तों शिवाजी से संबंधित आपका कथन दिया है। पहला कि शिवाजी के संरक्षक का नाम दादा जी कुंड थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों शिवाजी का मंत्री परिषद सप्त प्रधान था, ये आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी का मंत्री परिषद को दोस्तों अष्ट प्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 89 नंबर दोस्तों कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। बताइए कि किस मराठा पेशवा ने सर्वप्रथम आपका सहायक संधि स्वीकार किया था। तो ये आपका बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में बसीन के संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार किया था। अगला 90 नंबर देखिए कि सतनामी पंथ का स्थापना किस वर्ष हुआ था। बताइए कि सतनामी पंथ का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो सतनामी पंथ का स्थापना वीरभान नामक संत ने नारौला में आपका 1657 ईस्वी में किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनकी धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है और सतनामी अपने पूरे शरीर के बालों को मुंड कर रखते हैं, इसी कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर की दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी। बताइए कि दाग और हुलिया का प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो इसकी प्रथा दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, जो कि युद्ध के अवसर पर अपने सैनिकों अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें। अगला क्वेश्चन 92 नंबर की पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है। बताइए कि पद्मिनी घटना किस सुल्तान से आपका जुड़ा हुआ है। तो पद्मिनी घटना दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों आप लोग फिल्म देखे होंगे पद्मावत, उसमें आपका राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी रहता है, जो कि आपका दोस्तों जायसी के अनुसार पद्मावत के अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर के अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति था जिसका मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध हो गई थी। तो ये आपका दोस्तों जफर खान था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर की किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। बताइए कि इनमें से किस वंश ने सबसे अधिक तक आपका शासन किया था। तो सबसे अधिक दोस्तों आपका गुप्त वंश ने शासन किया था, जो कि
275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। अगला देखिए 95 नंबर का रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। बताइए किस काल में अछूत की अवधारणा उदित हुआ था। तो ये आपका दोस्तों धर्मशास्त्रों के समय में उदित हुआ था। और धर्मशास्त्रों के समय में दोस्तों कुल 4 वर्णों का उदित हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर के निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। बताइए कि एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से कौन सा वेद आपका संबंधित है। तो ये दोस्तों यजुर्वेद में आपको धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। और यजुर्वेद को एक कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों आपको यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में रचित है और इसमें कुल 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर की निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था। बताइए कि कौन सा आपका वैदिक देवता नहीं थे। तो वैदिक देवता दोस्तों आपका कार्तिकेय नहीं थे, बाकी इंद्र, वरुण और रुद्र थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक देवता देखिए दोस्तों मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, आपका वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, उसके बाद रुद्र और संपत्ति बृहस्पति को मानते हैं हम। अगला क्वेश्चन 98 नंबर की बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये सभी जानते हैं दोस्तों कि बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और जन्म के 7वें दिन ही दोस्तों इनकी माता का देहवासन यानी मृत्यु हो गया था और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया था और इन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 99 नंबर की तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। बताइए कि तीसरा बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसका अध्यक्ष मोगलिपुत्तिस थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस सेट का दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के पास भी दोस्तों शेयर कर दे ताकि किसी का भी भलाई हो सके। और उसके बाद दोस्तों कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताइए कि किस आपका भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये आपका दोस्तों वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनका प्रतिपादन का श्रेय महर्षि कणाद को जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।